महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में ही राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक की लेक्चरर रेचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के क्लासिक की प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें एक क्लियोपेट्रा नाम की भी महिला थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं है। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थी। यहाँ एक राजनीतिक सच्चाई थी कि पूरी तरह से मैसिडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मारा गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक वर्ष तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथ में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपोगंडा शुरू किया। इसमें कहा था कि
मैसेडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसेडोनिया शामिल भी नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस के साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की मातहत सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यहाँ 10,000 सैनिकों की एक एलिट रेजिमेंट थी। इस एलिट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम होने नहीं दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता था तो दूसरा उसकी जगह ले लेता और कुल संख्या पूरी रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर पारस के सुसा शहर पहुँचे। वे पारस और मैसेडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उनके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को पारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। सिकंदर ने खुद अपने लिए भी और 2 पत्नियां चुनी। डायना स्पेंसर बताती है कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। सिकंदर की तमाम विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वे देवता है। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 की उम्र में बेबीलोन यानी आज का वर्तमान इराक इस इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बन गई। इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इंस्पेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस बारे में यूनानी संस्कृत के प्रोफेसर पॉल कार्टिलेज का कहना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें यह विश्वास दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करे जा सकते हैं। रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक की लेक्चरर रेचल मायर्स कहती है कि अहम सवाल यह है कि अपने जीवन के इस पड़ाव पर सिकंदर ज़मीनी सच्चाई से दूर हो गए थे। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानिक लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। सेना की अंदर से आवाज़ें उठने लगी कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि
सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मोहलत नहीं दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।